दोस्तों मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हमने जो हिस्ट्री के इस टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, इस हिस्ट्री की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए मध्यकाल के इतिहास टॉपिक में मुगल वंश चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। और मुगल वंश चैप्टर की हमने पहले ही 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी है, आप उसको प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। उसी से आपको आज का जो नया वीडियो है अकबर, इस मुगल वंश का टॉपिक है, ये आपको याद होगा। उसके आप प्रॉपर तरीके से नोट्स कंटिन्यू बना रहे होगे उम्मीद है, और अच्छे से अपने नोट्स को कंटिन्यू करिएगा। आज चैप्टर है दोस्तों मुगल वंश का, ये लेक्चर 3 है। और मुगल वंश चैप्टर में दोस्तों हमने 2 वीडियो बाबर और हुमायूं की अच्छे तरीके से अपलोड कर दी है, आप उनको ज़रूर देखिएगा। हुमायूं वाला जो चैप्टर दोस्तों हमने पढ़ा था, उस हुमायूं वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। दीन पनाह महल की सीढ़ियों की, जो पुस्तकालय की जो सीढ़ियाँ थी, इससे लुढ़कते हुए उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद दोस्तों मुल्ला वैक्सी को क्या बनाया जाता है, उनका हमशक्ल था मुल्ला वैक्सी। इस मुल्ला हुमायूं का हमशक्ल कौन था? मुल्ला वैक्सी। इस मुल्ला वैक्सी को दोस्तों उस समय हुमायूं के हमशक्ल को उस समय राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। लेकिन जो मुख्य जो करता धरता था, यानी जो सेनापति के रूप में कार्य करते थे दिल्ली से, उनका नाम था तारकिब खां। तारकिब खां ये सेनापति है दोस्तों। हुमायूं की मृत्यु के बाद सेनापति के रूप में कौन कार्य कर रहे थे? तारकिब खां। अब आप कहोगे सर उनका बेटा क्यों नहीं है? तो बेटा, जो उनका बेटा था, हुमायूं का जो बेटा है उसका नाम था अकबर। हुमायूं के बेटे का नाम आता है अकबर। अकबर दोस्तों उस समय बैरम खां के संरक्षक में, तो इनके गुरु का क्या नाम आता है? बैरम खां। तो गुरु इनके हैं बैरम खां, इनके बॉडीगार्ड कौन थे? बैरम खां। तो बैरम खां के संरक्षक में अकबर जो है कौन से स्थान पर गए हुए थे? गुरदासपुर। गुरदासपुर एक जिला है जो कहां पर है? पंजाब में। तो पंजाब विजय अभियान पर गया हुआ था उस समय अकबर। पंजाब के गुरदासपुर जिले के, और स्थान है काला नूर। काला नूर या काला नौर, काला नूर नामक स्थान पर ये विजय अभियान पर गए हुए थे। पंजाब में कौन गए हुए थे? तो अकबर गए हुए थे। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद मुल्ला वैक्सी को राजगद्दी दे दी गई, जो इनका हमशक्ल था। दूसरा पॉइंट, तारकिब खां जो थे सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। तीसरा पॉइंट जो है, अकबर जो था उस समय दिल्ली आगरा में अनुपस्थित था, ये पंजाब विजय अभियान पर गया हुआ था। और पंजाब में किसके संरक्षक में था? गुरु बैरम खां के संरक्षक में था। तो इनके पिता की मृत्यु के बाद जो आदिल शाह है, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। सूरवंश के राजा थे जिनका नाम था दोस्तों शेरशाह सूरी। सूरवंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी, जिनका मूल नाम फरीद खां था, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश को पराजित किया था। और मुगल वंश को पराजित करके दोस्तों इन्होंने जो था हुमायूं को पराजित किया था, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत में सूरवंश की नींव रखी थी। अब शेरशाह सूरी के दोस्तों 2 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम आता है इस्लाम शाह, इनका पुत्र है इस्लाम शाह, शेरशाह सूरी का बेटा है इस्लाम शाह। और दूसरे इनके बेटे का नाम आता है आदिल शाह। ये आदिल शाह का सेनापति होता है। आदिल शाह का सेनापति था जिसका नाम है दोस्तों हेमू या हेमराज। यह है दोस्तों इनका नाम हेमचंद्र। हेमराज या हेमचंद्र इनका सेनापति है, आदिल शाह का सेनापति है। ये आदिल शाह का सेनापति हेमू जो है इस तारकिब खां को पराजित कर देता है, मुगल सेना के ऊपर आक्रमण करता है, जिसका नेतृत्व करता कौन बनते हैं? सेनापति तारकिब खां बनता है। ये तारकिब खां को पराजित कर देता है, और तारकिब खां अपनी जान बचा करके और कहां पहुंच गए? पंजाब में काला नूर पहुंच गए, बैरम खां और अकबर के पास चले गए। इधर हेमू ने क्या किया? मुल्ला वैक्सी को मार गिराया और राजगद्दी पर अधिकार कर लिया, दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। दोस्तों ये हेमू नमक व्यापारी था, रेवाड़ी का था, हिंदू राजा था। कौन कैसा था? हिंदू धर्म का था। तो ये हिंदू राजा बना जो दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश को समाप्त करके और हिंदू राष्ट्रीय वंश की स्थापना कर देता है। इधर इतना पॉइंट हमने अकबर वाला टॉपिक जो है, ये वाला इतना पॉइंट जो है दोस्तों हमने हुमायूं वाले टॉपिक में अच्छे से क्लियर कर लिया था। आप इसको पहले वाली वीडियो में जरूर देखिएगा। तो ये तारकिब खां जो था अपनी जान बचा करके पंजाब गुरदासपुर आ गया, और यहाँ उस समय अकबर जो है, इसकी उम्र कितनी आती है दोस्तों? 14 वर्ष का अकबर था। अकबर और बैरम खां को आकर के इसने बताया
कि हेमू के पास एक बड़ी सेना है और उसने पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली में, आगरा में, दिल्ली में उसने पूर्ण रूप से हिंदू वंश की नींव रख दी है और उससे जीत पाना अत्यंत मुश्किल है और हम नहीं जीत पाएंगे। तो इससे जो है अकबर नाराज होता है। उसके अंदर भी ये लगा कि अब तो दिल्ली पर से हमारा अधिकार मिट गया। लेकिन बैरम खां जो है दोस्तों, इनको साहस बांधने के लिए, अकबर को साहस बांधने के लिए बैरम खां ने तारकिब खां की तलवार से काटकर, गर्दन काट करके इसकी कर दी, हत्या कर दी। तो बैरम खां ने दोस्तों किसको मार दिया? तारकिब खां को मार दिया। अकबर का साहस बढ़ाने के लिए इस तारकिब खां जो नेगेटिविटी फैला नकारात्मक सोच कह रहा था कि हम तो हेमू को पराजित नहीं कर सकते, हेमू के पास तो बड़ी सेना है, इसलिए बैरम खां ने तारकिब खां की वहीं पर क्या कर दी? हत्या कर दी। और दोस्तों बैरम खां ने वहीं पर गुरदासपुर में ही ईंटों का सिंहासन बना करके, किसका सिंहासन बना करके? ईंटों का सिंहासन बना करके इस अकबर का पंजाब में ही, पंजाब के कालानूर गुरदासपुर में ही ईंटों का सिंहासन बना करके अकबर का क्या किया है? राज्य अभिषेक किया। किस तारीख को किया? 14 फरवरी 1556 को पंजाब में ईंटों का सिंहासन बना करके बैरम खां के द्वारा अकबर का क्या कर दिया गया? राज्य अभिषेक कर दिया गया। तो अकबर का राज्य अभिषेक कौन से स्थान पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को हुआ था। दोस्तों इतना उम्मीद आपको समझ में आया होगा। हेमू जो है ये आदिल शाह का सेनापति होता है। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस बात की जानकारी तारकिब खां पंजाब जाकर के अकबर और बैरम खां को देता है और इनको कहता है कि हम हेमू को नहीं पराजित कर सकते। इस वजह से बैरम खां ने तारकिब खां की हत्या कर दी और वहीं पर ईंटों का सिंहासन बना करके बैरम खां ने किसका राजगद्दी पर बैठाया या किसका राज्य अभिषेक किया? अकबर को राज्याभिषेक कर दिया। अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। उस समय अकबर की जो उम्र है दोस्तों कितनी आती है? 14 वर्ष की आती है। उम्मीद आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अब ये आपको एक व्यू दिया है ताकि आप समझ सको, और इसको हमने हुमायूं वाले चैप्टर में बताया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि अकबर ने किस प्रकार से यहाँ पर शासन किया। तो आज मुगल वंश में जो अपना चैप्टर है ना, वो मेन तो कौन सा आ रहा है? अकबर आ रहा है। और अकबर के चैप्टर में दोस्तों लेक्चर 3 आ रहा है मुगल वंश का, और अकबर की हम 2 वीडियो बनाएंगे। जिस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है अकबर का ये वाला। अकबर जो है दोस्तों, इनका पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका दोस्तों बचपन का नाम है, बचपन में इनको जलाल कह के पुकारा जाता था। तो बचपन में इनका क्या नाम था? जलाल। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था यार, कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म हुआ था। और 42 में दोस्तों हमने बताया था कि हुमायूं जो है उस समय अमरकोट के राजा थे, वीरशाल, उनके यहाँ पर चला गया था। तो 15 अक्टूबर 1542 को सिंध प्रांत के अमरकोट स्थान पर, अमरकोट के राजा थे वीरसाल के महलों में इनका जन्म हुआ। अमरकोट के राजा वीरसाल के महलों में दोस्तों कहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आपको पता ही है, हुमायूं है। हुमायूं जब दिल्ली से निकल करके फिर ये राजस्थान में गए थे, उसमें हमने गिरी सुमेल के मालदेव के वगैरह में पढ़ा था। वहीं पर हुमायूं जो है 1542 में अमरकोट पहुंचते हैं और वहां पर इनकी माता जो है उनका क्या नाम आता है? हमीदा बानो बेगम। इनसे शादी कर लेते हैं, जो हिंदाल के सिया धर्म के गुरु अल अज अकबर जामी की पुत्री थी। इनसे शादी होती है और इन्हीं से जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम आता है अकबर। इनका बचपन का नाम होता है जलाल। तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल घर में इनका जन्म हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों इनका राज्याभिषेक। तो इनका राज्याभिषेक जो पंजाब में होता है, गुरदासपुर में हुआ था, कालानूर नामक स्थान पर हुआ था। और यहाँ पर ईंटों का सिंहासन बना करके बैरम खां के द्वारा दोस्तों इनका क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया। बैरम खां के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया। किस तारीख को? 14 फरवरी 1556 को इनका राज्याभिषेक कर दिया गया। तो अकबर ने प्रारंभ में
कौन से क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? अभी विजय प्राप्त करने का अर्थ है कि कौन से क्षेत्र में विजय अभियान कर रहा था उस समय, तो पंजाब वाले क्षेत्र में इसका विजय अभियान था दोस्तों, और वहीं पर इसका क्या कर दिया गया, राज्य अभिषेक कर दिया गया। अब इसके सामने राजा बनते ही, तो इसकी उम्र कितनी है उस समय, 14 वर्ष की आयु में अकबर क्या बने थे, राजा बने थे। 14 वर्ष की आयु में अकबर राजा बना। अब उस समय सबसे बड़ी समस्या थी कि उस समय दिल्ली में इनके मुगल वंश को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली में एक नया वंश हिंदू वंश आ चुका है और उनके साथ इनको क्या करना था, युद्ध करना था दोस्तों। ये तो अकबर के बारे में स्टार्टिंग का पॉइंट था। इनके गुरु का नाम और देखते हैं। इनके गुरु जो है ये तो संरक्षक थे। पहले एक संरक्षक का नाम आता है, तो संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खां। संरक्षक का क्या नाम है दोस्तों, बैरम खां। इस बैरम खां को ये क्या कह करके पुकारते थे, खान बाबा। बैरम खां क्या कहते थे, खान बाबा कह करके पुकारते थे। इनके जो गुरु थे उनका नाम था अब्दुल लतीफ़। इनके गुरु का नाम है दोस्तों अब्दुल लतीफ़, इनके गुरु थे। लेकिन अकबर खुद कैसा था, अनपढ़ राजा था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। अनपढ़ राजा जो हुआ है वो कौन थे, अकबर थे। ये इनका स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है, परिचय है। अब स्टार्ट करते हैं कि दिल्ली में इन्होंने किस प्रकार से पुनः मुगल वंश की नींव रखी। तो दोस्तों एक युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध, लेकिन कौन से नंबर का आएगा, ये सेकंड युद्ध आएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत हरियाणा में मैदान है, तो पानीपत का दूसरा जो युद्ध होगा ये किस तारीख को होगा, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दोस्तों दूसरा युद्ध हुआ। किस किस के मध्य में हुआ, अकबर के मध्य में हुआ। अकबर के साथ हुआ था, किसका, हेमू के साथ हुआ। हेमू का ही दूसरा नाम कई जगह हेमराज भी मिलता है, और यहाँ हेमराज ना मिलकर के हेमचंद्र भी दोस्तों कई जगह नाम आता है। तो हेमू, हेमराज या हेमचंद्र के साथ युद्ध हुआ, जो आदिल शाह के सेनापति थे। अकबर के साथ जो बैरम खां, इसका संरक्षक कौन थे, तो बैरम खां इसके सेनापति थे। इन बैरम खां के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था। मेन तो यही थे। बैरम खां ने दोस्तों हेमू के साथ युद्ध किया या अकबर ने हेमू के साथ युद्ध किया। युद्ध में दोस्तों हेमू के पास बड़ी सेना थी और इसने लगभग पूर्णतः दिल्ली पर और आगरा पर अधिकार कर लिया था। हेमू के पास बताए जाते हैं उसमें 1500 हाथी थे और अकबर के पास एक छोटी सी सेना थी, और हेमू ने पूर्ण रूप से अकबर की सेना को यहाँ पर त्रस्त व्यस्त न कर दिया, यानी कि उनको लगभग समाप्त कर दिया था। इतना हो चुका था कि ये पता चल गया कि अकबर जो था ये हार चुका है इस युद्ध में और हेमू युद्ध में जीत चुका है। तभी दोस्तों बैरम खां ने क्या किया, हेमू हाथी पर बैठा हुआ था और बैरम खां ने क्या किया, इसकी हाथी पर बैठे हुए हेमू की आंख में तीर चलाई, और जैसे ही दोस्तों इसकी आंख में तीर लगी, हेमू जो होता है हाथी से नीचे गिर जाता है, और हाथी से नीचे गिरने के बाद वैसे ही नीचे गिरा तो बच्चा ये बैरम खां जो था ये इसको बैरम खां हेमू को पकड़ करके अकबर के पास लेकर के आया, और अकबर के हाथों में तलवार दी गई, और अकबर ने दोस्तों पहली बार किसकी गर्दन काटी, हेमू की गर्दन काटते हुए मुगल वंश की क्या रखी, नींव रख दी। तो मेन युद्ध करने वाले कौन थे इसमें, बैरम खां ही थे। तो अकबर ने इस प्रकार से हेमू को पराजित किया। क्वेश्चन पूछता है किसकी आंख में तीर लगने से दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली में राजगद्दी प्राप्त हुई थी मार करके, तो हेमू को मार करके दिल्ली में आंख में जिसकी आंख में तीर लगी थी हेमू था, और अकबर ने पानीपत के सेकंड युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू को पराजित करके पुनः दिल्ली में दोस्तों फिर से मुगल वंश की क्या रख दी, नींव रख दी। तो इस प्रकार से दोस्तों 1556 का जो टाइमिंग है, इस पानीपत के युद्ध में दोबारा से अकबर जीत जाते हैं और अकबर ने पुनः मुगल वंश की क्या रख दी, नींव रख दी। 56 में दोस्तों ये राजा बने। अकबर जो है दोस्तों अनपढ़ राजा था। इसके समय को 3 भागों में बांटा जाता है। अकबर के समय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, के समय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों 3 विभाग कौन कौन से हैं, 3 प्रकार या भाग कौन से हैं। पहला जो इसका भाग आता है उसको बोलते हैं दोस्तों, ये राजा जो बैरम खां जो थे इनको वजीर बनाया जाएगा। राजा अकबर के द्वारा इनको वजीर बनाया गया, प्रधानमंत्री का पद दिया गया, मुख्य सेनापति के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो ये जो पहला जो इनका पॉइंट आता है वो आता है संरक्षण का काल। संरक्षण का काल का अर्थ ये था कि बैरम खां जो इनके बॉडीगार्ड थे यही सब कुछ संभालते थे। राजा तो अकबर है, लेकिन वास्तविक रूप से जो राज्य का संचालन, देश का संचालन करने वाले थे वो कौन थे, बैरम खां थे। तो संरक्षण का काल जो है दोस्तों ये 1556 से स्टार्ट होता है और 1560 में जाकर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा दोस्तों जो आता है वो आता है इनका महाम अनंगा के नेतृत्व में है हरमकोट शासन व्यवस्था। तो दूसरा इनका काल आता है हरमकोट या पेटीकोट शासन व्यवस्था।
हरमकोट या पेटीकोट शासन व्यवस्था। इनके समय का दूसरा जो भाग है दोस्तों ये है हरमकोट या पेटीकोट शासन व्यवस्था। अकबर की जो धाइमा थी उनका नाम था महाम अनंगा, और महाम अनंगा के देख रेख में 1560 से लेकर के और 1562 तक दोस्तों अकबर ने क्या किया है, काम किया है। तीसरा जो समय आता है दोस्तों राजपूतों के प्रभाव में आकर के, राजपूतों के प्रभाव में आया। दूसरा दोस्तों इसमें आता है स्वतंत्र रूप से शासक, तो स्वतंत्र रूप से कार्य। तो इनके ये 3 पॉइंट आते हैं, इनके समय को 3 भागों में बांटा जाता है। अब ये काम कब तक आएगा, जब तक अकबर जिएगा। तो यहाँ पर 62 में इनका समाप्त हो जाता है। 1562 से लेकर के और 1605 तक का जो समय आता है दोस्तों वो किसका आएगा, अकबर के समय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पॉइंट, इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के सेकंड युद्ध में इन्होंने किसको पराजित कर दिया, हेमू को पराजित किया। पुनः दिल्ली में किसकी नींव रख दी थी, इन्होंने मुगल वंश की नींव रखी। इनके समय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों संरक्षण का काल, दूसरा आता है हरमकोट शासन व्यवस्था, तीसरा आता है राजपूतों का प्रभाव या स्वतंत्र रूप से अपने आप का शासक नियुक्त करना। शासक तो बन ही गए थे लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य करना स्टार्ट कर दिया था 62 के बाद। संरक्षण काल जो है दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं अपने को। तो इनका जो संरक्षक जो था, जो वजीर था, प्रधानमंत्री या मुख्य सेनापति होते थे, उनका क्या नाम था, बैरम खां। उनका क्या नाम है दोस्तों, बैरम खां। तो बैरम खां के नेतृत्व में ये जो है वो शासन करते हैं। बैरम खां के नेतृत्व में अकबर ने अपने जिंदगी के 4 साल जो है 1556 से लेकर के 60 तक अपने जीवन के 4 साल जो है वो बैरम खां के नेतृत्व में कार्य किया। जैसा बैरम खां कहता था वैसे ही अकबर क्या करते थे, कार्य करते थे। यही पॉइंट हुआ। मेन जो वास्तविक कर्ता धर्ता बन गए वो बैरम खां थे और अकबर एक नाम मात्र का बनता रहा। अब जैसे इनके जो धाइमा थी, जैसे हम हरमकोट में पढ़ेंगे, या इनकी धाइमा आती है, इसका नाम आता है महाम अनंगा। तो इनके नेतृत्व में इन्होंने यहाँ पर कार्य किया था दोस्तों। ये महाम अनंगा जो है ये अकबर को कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये तेरे पूरे वंश को या तेरे मुगल वंश को समाप्त करके बैरम खां खुद अधिकार कर लेगा। दूसरा, आज तू नाम मात्र का राजा है लेकिन वास्तविक रूप से सैन्य शासन व्यवस्था जो संभालता है वो बैरम खां संभालता है। तो ये इसने कुछ इनको भटकाना स्टार्ट किया। उसके अलावा दोस्तों ये सिया धर्म का था बैरम खां, तो इसके जो धार्मिक जो लोग थे वो अकबर को भटकाना स्टार्ट करते हैं, या इसके जितने भी सूबेदार वाले थे, सेनापति वगैरह जो थे अकबर के, ये बैरम खां से नाराज हो जाते हैं और इनसे अलग होने की बात करते हैं। बैरम खां जो है दोस्तों ये 1556 से 60 तक इनके वजीर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्य सेनापति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इनकी माता महामनंगा, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग और कुछ सरदार जो होते हैं अकबर को भटकाना स्टार्ट कर देते हैं कि आप जो है इसको अपने पद से हटा दो, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जिस दिन आपको ये मार देगा और ये खुद यहाँ की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेगा। तो दोस्तों बैरम खां जो होते हैं उस समय गुजरात विजय अभियान पर गए हुए थे। बैरम खां कौन से विजय अभियान पर गए हुए थे, गुजरात विजय अभियान पर गए हुए थे। अकबर ने एक संदेशा बैरम खां के पास पहुंचाया और उस संदेशे में अकबर ने बैरम खां को यह कहा था कि आप मेरे लिए एक भगवान तुल्य हो, पिता तुल्य हो, गुरु तुल्य हो, और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अब मैं 18 साल का हो चुका हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप जो है वो, या आप जो है यहाँ से दिल्ली से छोड़ करके मक्का चले जाए। आप कहाँ पर चले जाएं, मक्का चले जाएं, ताकि मैं अपने शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले सकूं। तो इस बात को मानते हुए बैरम खां मक्का जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन महाम अनंगा के नेतृत्व में, महाम अनंगा जो है ये क्या करती है, बैरम खां को मारना चाहती है, मरवाना चाहती है। इसलिए महाम अनंगा ने मुस्लिम सैनिकों को यहाँ भेजा और मुस्लिम सैनिकों ने बैरम खां के ऊपर आक्रमण कर दिया। और दोस्तों एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम आता है तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध, ये जो तिलवाड़ा का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में बैरम खां और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बैरम खां पराजित हुआ। लेकिन युद्ध तो हुआ, तब अकबर दोस्तों क्या कहते हैं, उदारता पूर्वक व्यवहार करते हुए बैरम खां को ये कहते हैं, युद्ध के बाद ये कहते हैं, या तो आप मक्का चले जाएं, इनको 3 पॉइंट कहा, या तो आप मक्का चले जाएं, या आप किसी राज्य के सूबेदार के रूप में नियुक्त हो जाएं, या आप हमारे सलाहकार के रूप में नियुक्त हो। या तो आप सूबेदार बने या सलाहकार बने, या आप मक्का चले जाएं।
तो दोस्तों ये जो है मक्का जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन? ये बैरम खां। बैरम खां मक्का जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी पत्नी, तो बैरम खां की जो पत्नी थी उनका नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम, अपनी पत्नी सलीमा बेगम और अपने पुत्र, तो इसके पुत्र का नाम क्या आता है? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, जिन्हें ही बाद में अकबर खाने खां की उपाधि प्रदान करेगा। अब्दुल रहीम और अपनी पत्नी सलीमा बेगम के साथ बैरम खां अकबर के संदेशा पा करके और कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए? ये चलने के लिए तैयार हो गए थे। कहाँ पर? मक्का। अब दोस्तों हमने जब आदिल शाह पढ़ा था, ये हमने भी आदिल शाह के सेनापति, हमने पहले एक पढ़ा था, तो जैसे मच्छीवाड़ा और सरहिंद का जो युद्ध हुआ था, इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में इस बैरम खां ने, अब एक अफगानी सूबेदार आएगा, अफगानी सूबेदार जिसका नाम है मुबारक खां। अफगानी सूबेदार का नाम है दोस्तों मुबारक खां। इस मुबारक खां ने क्या किया? मौका मिलते ही इस बैरम खां की क्या कर दी? हत्या कर दी। मौका मिलते ही बैरम खां की हत्या कर दी। स्थान है गुजरात का पाटन। तो पाटन नामक स्थान पर 1560 में बैरम खां की क्या कर दी जाती है? मुबारक खां के द्वारा हत्या कर दी जाती है। इस मुबारक खां के पिता की हत्या मच्छीवाड़ा के युद्ध में किसने की थी? बैरम खां ने की थी। इस कारण से बैरम खां को मार दिया गया मुबारक खां के द्वारा। तो 1556 से 60 का जो समय था, दोबारा से रिकॉल करते हैं, 56 से 60 तक का जो समय था दोस्तों, इसने बैरम खां के नेतृत्व में कार्य किया। पहला पॉइंट ये आया। दूसरा पॉइंट ये आया कि 60 में इसको आभास होने लगा कि संपूर्ण जो शासन व्यवस्था जो है वो बैरम खां संभालता है, इसलिए मैं बैरम खां को यहाँ से निकाल देता हूं। तो निकालने के लिए इसने 3 सुझाव दिए। मक्का चले जाए, सूबेदार पद पर नियुक्त हो जाए, सलाहकार पद नियुक्त हो जाए। तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोस्तों बैरम खां पराजित होते हैं और उसके बाद जब ये पाटन स्थान पर गए तो बैरम खां जब पाटन स्थान पर जाता है तो पीछे से मुबारक खां इनकी हत्या कर देता है, बैरम खां की हत्या कर देता है। इस बात की जानकारी जब अकबर को लगी तो अकबर ने दोस्तों उदारता पूर्वक व्यवहार करते हुए सलीमा बेगम से क्या कर ली? शादी कर ली। सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली और दोस्तों इनका जो बेटा था अब्दुल रहीम, इसको अपना दरबारी कवि के रूप में आगे बाद में क्या कर देंगे? नियुक्त कर देंगे। अब्दुल रहीम को क्या कर देंगे? दरबारी कवि बना देंगे। तो इस प्रकार से इनका 1556 से लेकर के 60 तक का संरक्षण काल समाप्त होता है। उसके बाद जो है हरमकोट शासन व्यवस्था को संभालते हैं। हरमकोट का अर्थ है महिलाओं की शासन व्यवस्था दोस्तों, यानी कि अकबर जो है महिलाओं के वश में आकर, जैसे इनकी माता धाइमा है, महाम अनंगा, जैसे इनको ये कहेंगी वैसे ही ये कार्य करते थे। तो धाइमा महाम अनंगा के नेतृत्व में आकर के अकबर क्या है वो कार्य करना स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों क्या हुआ? इस महाम अनंगा का एक बेटा था जिसका नाम था आदम खां। इसका बेटा है जिसका नाम है आदम खां। ये अपने बेटे आदम खां को अगला राजा बनाना चाहती है महाम अनंगा, अकबर को समाप्त करवा करके। ये अपना अगला बेटा किसको अपने बेटे आदम खां को अगला राजा बनाना चाहती है। इधर क्या हुआ? आदम खां जो था, यानी कि पूर्णतः सैन्य व्यवस्था में किसका अधिकार था? आदम खां का अधिकार था। एक बार दोस्तों आदम खां को मालवा युद्ध तो 1561 में सबसे पहले अकबर के द्वारा विजय अभियान राजा बनने के बाद कब किया गया था? तो 1561 में मालवा मध्य प्रदेश में किया गया। यहाँ के जो राजा थे मालवा के, उनका नाम था बाज बहादुर। तो बाज बहादुर पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था अकबर ने? आदम खां को भेजा। आदम खां ने बाज बहादुर को पराजित किया। यहाँ से अत्यधिक मात्रा में सोना चांदी धन लूट करके लेकर के आया और इसने वह धन जो लूट करके लाया था वो अकबर को राजकीय कोष में ना जमा करा करके अपने पास रख लिया। और इस बात की जानकारी जब अकबर को लगी तो अकबर ने क्या किया? इस आदम खां को मृत्यु दंड दे दिया। आदम खां को क्या किया? मृत्यु दंड दे दिया। और जैसे ही इसको मृत्यु दंड मिला तो इसके शोक में महाम अनंगा 1562 में क्या होगी? मृत्यु को प्राप्त हो गई। 1562 में महाम अनंगा मृत्यु को दोस्तों क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से 62 का एक समय आता है जिसमें पेटीकोट 59 से 62 तक एक समय आता है जिसको पेटीकोट महिला शासन व्यवस्था या हरमकोट शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें महाम अनंगा अपने हाथों में लेकर शासन व्यवस्था चलाती है वास्तविक रूप से, और नाम मात्र के होते हैं अकबर। महाम अनंगा अपने पुत्र आदम खां को एक राजगद्दी पर बैठाना चाहती थी। महाम अनंगा का पुत्र जो है ये
मालवा के राजा बाज बहादुर को पराजित करते हैं, धन लेकर के आते हैं। धन जब अकबर के पास नहीं पहुंचा तो इन्होंने आदम खां को मारने के लिए मृत्युदंड का आदेश सुनाया, और इसी आदम खां की मृत्यु के बाद उसके बेटे के शोक में महामनंगा की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से 62 तक का समय आता है और हरमकोट के प्रभाव से भी धीरे धीरे क्या हो जाता है दोस्तों, ये बच करके निकल जाता है। तो इतना सा आपको पॉइंट याद रखना था। ये 2 पॉइंट है, संरक्षण का काल, हरमकोट की शासन व्यवस्था। अगला तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, राजपूतों का प्रभाव, स्वतंत्र रूप से कार्य करना। इसके लिए अपन अभी आगे पढ़ते हैं। तो ये किस प्रकार से स्टार्ट होता है, क्योंकि बाद में जितने भी राजपूत जो वर्ग थे, जैसे आपने सुना होगा भारमल, कल्याणमल, तो इनकी बेटियों से शादी की जाती है, इनकी पुत्रियों से शादी करना, दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित करना, तो मित्रता वगैरह बना करके रखना। तो ये राजपूतों के प्रभाव में आकर दास प्रथा समाप्त करना, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करना, जजिया कर को समाप्त करना, ये जितने भी पॉइंट इन्होंने पढ़े हैं, या इबादत खाना की स्थापना करना, नया धर्म बनाना, तो राजपूतों के प्रभाव में आकर के इन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया था। वो हम इनके विजय अभियान में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पॉइंट डालते हैं अगला, अकबर के विजय अभियान। वैसे दोस्तों इन्होंने पहले ही युद्ध किया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। अकबर के विजय अभियान, अकबर के विजय अभियान दोस्तों, इनका पहला जो युद्ध आया था वो तो हमको सबको पता ही है, अभी पढ़ाई है इसके बारे में। पानीपत का द्वितीय युद्ध, एक बार फिर से नाम देख लेते हैं इनका। तो पानीपत का युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ। राजा कौन थे, हेमू, इनके बीच में हुआ। ये अंतिम हिंदू राष्ट्रवंशी राजा है। अकबर इसमें विजयी होता है। दूसरा जो युद्ध है दोस्तों, इन्होंने मालवा के ऊपर आक्रमण किया, मध्य प्रदेश के ऊपर। मालवा का जो युद्ध है दोस्तों 1561 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ था, तो अकबर ने भेजा था आदम खां को, अभी पढ़ा है उसके बारे में, और फिर वहाँ के राजा कौन थे, बाज बहादुर, इनके ऊपर इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था, जिसमें बाज बहादुर पराजित होते हैं। तो इस प्रकार से अकबर इसमें क्या हो गया, विजयी हो गया। एक पॉइंट और बचता है दोस्तों, अकबर ने 1560 में, अकबर ने, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कंटिन्यू चल रहे हैं, इनको साथ साथ लेके चलते हैं अपन। अकबर ने 1560 में कौन सा किला बनवाया, लाहौर का किला बनवाया। तो लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया है, अकबर ने। 1560 में अकबर ने लाहौर का किले का निर्माण करवाया है दोस्तों। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर बात करते हैं इनका युद्ध का, 1560 के बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, 1562 में दोस्तों इन्होंने राजपूतों से संबंध बनाने स्टार्ट करते हैं। वो कैसे क्या हुआ, ये पॉइंट युद्ध में नहीं आएगा, लेकिन राजपूतों से संधि वगैरह करते हैं। तो ये समझिएगा, एक नोट डाल के लिखवा रहा हूं मैं कि अकबर वह राजा है, एकमात्र राजा है जिसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सुलह कुल की नीति को अपनाया। कौन सी नीति को अपनाया दोस्तों, सुलह कुल की नीति को अपनाया। इस सुलह कुल की नीति के तहत इसने मित्रता पूर्ण व्यवहार, मित्रता से समझौता किया। दूसरा वैवाहिक समझौता किया, और तीसरा जो आता है दोस्तों मित्रता वैवाहिक, और या तीसरा आता है युद्ध पूर्व समझौता, युद्ध वगैरह करना। या तो किसी भी राजा के साथ मित्रता करता था, या किसी के राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध बनाते थे। अगर नहीं मानते हैं मित्रता वैवाहिक संबंध नहीं बनाता है, तो उनके साथ क्या करते हैं, ये लोग युद्ध करते थे। तो एकमात्र राजा जो कौन सी नीति अपनाते हैं, सुलह कुल की नीति अपनाता है। पॉइंट समझिएगा दोस्तों, 1562 में अकबर जो है वो दिल्ली से दोस्तों कहाँ जा रहा था, अजमेर। दिल्ली से कहाँ जा रहा है, अजमेर। और क्या करने के लिए, यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है, इस ख्वाजा जी की दरगाह पर दोस्तों ये जियारत करने के लिए चला। क्या करने के लिए चला, जियारत करने के चला। दिल्ली से अकबर चला जियारत करने के लिए। 1562 में कहाँ जाना है, तो अजमेर जाना है, ख्वाजा की दरगाह पर जाना है। तो दोस्तों मध्य में स्थान आता है जयपुर रियासत। जयपुर को उस समय क्या बोला जाता था, आमेर रियासत, आमेर रियासत। और आमेर रियासत में दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम है सांगानेर। कौन सा स्थान है, सांगानेर। और सांगानेर नामक स्थान जो है, और दोस्तों आमेर रियासत के जो राजा होते थे उस समय इनका नाम था भारमल। कौन है, भारमल। ये राजा भारमल जो है ये। और दोस्तों यहाँ पर एक इनका सेनापति, इसका नाम था चगतई खां, चगतई खां। ये है जी, आप समझिएगा। 1562 में अकबर दिल्ली से अजमेर जियारत पर निकला, यानी कि पैदल यात्रा पर निकला।
तो जयपुर या आमेर रियासत के राजा भारमल जो है वो स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से अकबर से सांगानेर में मुलाकात करते हैं चगतई खां की सहायता से। और दोस्तों सांगानेर में जब इनकी मुलाकात हुई तो भारमल ने इनको ये कहा कि मैं स्वेच्छा से आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं, मेरी बेटी है। तो भारमल जो है दोस्तों जयपुर के राजा थे, इन्होंने सबसे पहले, तो वह राजपूत शासक जिसने सबसे पहले सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की वो भारमल था। भारमल के दोस्तों एक लड़का है, उसका नाम आता है भगवंत दास। भगवंत दास बोले मेरा लड़का है जिसका नाम है भगवंत दास, और इसकी एक पुत्री है दोस्तों जिसका नाम आता है हरखूबाई या हरखूबाई या फिर इनका नाम आपने अनेकों बार पेपर में या क्वेश्चन नाटक वगैरह में सीरम दे आता है जोधाबाई, ये इनका नाम है दोस्तों। भगवंत दास और हरखूबाई या हरखाबाई या जोधाबाई, इनसे आप क्या कर लो, मेरी बेटी से आप शादी कर लो। अब भगवंत दास के दोस्तों एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के का नाम आता है मानसिंह, राजा मानसिंह है दोस्तों ये, और दूसरा एक उसमें इनकी पुत्री है जिसका नाम आता है मानबाई। इनकी पुत्री का नाम आता है भगवंत दास की मानबाई। देखिएगा पॉइंट क्या है, 1562 में दिल्ली से अजमेर ख्वाजा की दरगाह पर जीरत करने के लिए जब जा रहे थे अकबर, तो जयपुर रियासत के राजा भारमल चगतई खां की सहायता से सांगानेर स्थान पर अकबर से मुलाकात करते हैं। और मुलाकात के दौरान इन्होंने कहा कि मैं मेरा बेटा और मेरा पोता हम आपकी सेवा में लगेंगे, आपके दरबार में उपस्थित होंगे और आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। साथ ही आप मेरी पुत्री से आप क्या कर लो, शादी कर लो। तो दोस्तों इससे शादी करने का प्रस्ताव मिला। अजमेर होकर के जब वापस लौट करके आए तो यहाँ पर इनके शादी की जाती है। पहला पॉइंट तो ये आ गया, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत कौन था या पहली रियासत कौन थी दोस्तों, तो आमेर रियासत थी जिसके राजा थे भारमल। पहला राजपूत राजा या पहली रियासत जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे तो वो भी कौन सा था, इसमें भारमल ही था। अगला पॉइंट दोस्तों ये आता है, ये जोधाबाई जो थी इसको उपाधि दी गई थी मरियम उस जमानी, जिसका अर्थ ये होता है सारे जहां से ममतामयी माँ। मरियम उस जमानी की उपाधि किसको प्रदान की गई है, तो जोधाबाई को दी गई है, इनके पुत्र जहांगीर के द्वारा दी गई थी, जिसका अर्थ क्या होता है सारे जहां से ममतामयी माँ। और इनको फिर अकबर जो है दोस्तों इन्होंने कहा था विश्व सुंदरी स्त्री हो, तो पूरे संसार में सुंदर स्त्री। इस मरियम उस जमाने के दो अर्थ निकलते हैं। यदि आपसे पूछे सारे जहां से ममतामयी माँ, तो ये उपाधि किसके द्वारा दी गई है, तो जहांगीर के द्वारा। और अब पूछे विश्व में सुंदर स्त्री, सारे जहां से सुंदर स्त्री अकबर के द्वारा उपाधि दी गई है मरियम उस जमाने की। तो इस प्रकार से दोस्तों ये भारमल राजा जो है इनकी क्या कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये राजपूत राजा थे। तो तीसरा पॉइंट हमने लिखा है 1562 का। पहले इन्होंने मालवा को पानीपत का युद्ध किया, मालवा पर आक्रमण किया। 1562 में खुद राजा उसके पास गया और अपनी क्या कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। 1562 के बाद दोस्तों इन्होंने गोंडवाना के युद्ध में आक्रमण किया। चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है 1564 का गोंडवाना का युद्ध, गोंडवाना। और दोस्तों गोंडवाना में जो संरक्षिका थी या रानी थी जिनका नाम था दुर्गावती, तो रानी दुर्गावती जो थी यहाँ पर संरक्षिका होती है अपने 3 साल के बेटे के जिसका नाम था वीर नारायण। तो राजा जो थे वीर नारायण थे जो केवल कितने वर्ष के थे, 3 वर्ष के राजा थे। और दोस्तों दुर्गावती जो थी यहाँ की संरक्षिका थी। ये इन्होंने 14 साल तक लगातार शासन किया है दुर्गावती ने। तो गोंडवाना को इन्होंने 1564 में क्या कर लिया, विजय कर लिया। 1564 में गोंडवाना के दोस्तों इन्होंने क्या कर लिया, विजय कर लिया। 64 के बाद दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया मेवाड़ रियासत के ऊपर, मेवाड़ रियासत के ऊपर। और मेवाड़ रियासत के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया है 1567 से लेकर के 1568 के समय का। एक पॉइंट और दोस्तों अपन इसमें देखते हैं, इस वाले को अभी गोंडवाना को अभी रुक कर करते हैं। एक पॉइंट और देखते हैं, राजपूतों के प्रभाव में आकर के, भारमल के प्रभाव में आकर के 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया। भारमल वाला पॉइंट दोस्तों इसको और क्लियर कर लेते हैं। अकबर ने 1562 में आकर के राजपूतों के प्रभाव में आकर के कौन सी प्रथा को समाप्त कर दिया, दास प्रथा को समाप्त किया, दास प्रथा को समाप्त किया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया।
उसके बाद दूसरा पॉइंट है 1563 में दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यू याद हो जाएगा अपने को ये, अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में दोस्तों अकबर ने दोस्तों एक टैक्स लिया जाता है जो तीर्थ यात्रा टैक्स कहलाता है। तो जो तीर्थ वगैरह पे जाते हैं उनसे टैक्स लिया जाता था, तीर्थ यात्रा कर। तो तीर्थ यात्रा कर को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद 1564 में दोस्तों, 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। कौन से कर को समाप्त कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया। ये तीनों जो काम किए हैं दोस्तों, ये किन के प्रभाव में आकर किए, इसने राजपूतों के प्रभाव में आकर के, राजपूतों के प्रभाव में आकर के इन्होंने क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया था। 1562 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। जजिया कर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार पेपर में आता है। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। सबसे पहले इसको सिंध प्रांत के राजा दाहिर के ऊपर 713 ईस्वी में लगाया गया था, 1213 ईस्वी में लगाया गया था और दाहिर के ऊपर लगाया गया था और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था, जिसमें 5 लोगों को छूट दी गई थी, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, विकलांगों को और इसमें ब्राह्मणों को। इसके अलावा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक राजा बने, तुगलक वंश के, उन्होंने क्या किया, इसमें ब्राह्मणों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था। उसके बाद आ रहा है अकबर का पॉइंट। 1564 में जजिया कर को अकबर ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर जब हम पढ़ेंगे औरंगजेब इसको पुनः लागू कर देता है और मोहम्मद शाह रंगीला मुगल वंश का राजा आएगा जिसने इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। अब दोस्तों विजय अभियान पर आते हैं। उसका चौथा पॉइंट आता है तो गोंडवाना का युद्ध। गोंडवाना को विजय किया 1564 में। रानी दुर्गावती को इसने क्या किया, पराजित किया। 14 वर्षों तक यह संरक्षिका के रूप में कार्य करती है। वीर नारायण जो थे इनके बेटे थे और वीर नारायण की उम्र कितनी है, केवल 3 वर्ष की उम्र है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया है 1567-68 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ वही उदयपुर, राजमंच, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा वाले क्षेत्रों को मिलाकर बनता था मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत के जो राजा थे उनका नाम है दोस्तों उदय सिंह। 1567-68 में यहाँ पर क्या होता है, आक्रमण होता है। अब मेवाड़ की जो स्थिति मैंने आपको स्टार्टिंग से बताई थी और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मेवाड़ जो है कंटिन्यू साथ साथ चलेगा जी। मेवाड़ रियासत जो है इसके जो अपने राणा सांगा से पढ़ना स्टार्ट किया था। मेवाड़ रियासत के राजा राणा सांगा थे और राणा सांगा जो है इनकी 2 पत्नी है दोस्तों। एक पत्नी का नाम आया था धनवती, एक पत्नी का नाम है धनवती, दूसरी पत्नी का नाम था कर्मावती। इसको मैंने हमारी वाली वीडियो में भी कंप्लीट किया था, दोबारा से फिर देख लीजिएगा। धनवती के 2 पुत्र आए थे, एक का नाम था भोजराज और इनकी पत्नी का नाम आया था मीराबाई। दूसरे इनके बेटे इसका नाम था रतन सिंह। इस कर्मावती के 2 बेटे हैं, एक का नाम है विक्रमादित्य और दूसरे हैं दोस्तों उदय सिंह। अपन ने क्या पढ़ा था, मेवाड़ के महाराणा सांगा जब खानवा के युद्ध में पराजित हो जाते हैं, मेवाड़ के महाराणा सांगा जब खानवा के युद्ध में पराजित हो गए थे तो उनकी कालपी मध्य प्रदेश में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद जो इनकी बड़ी बेटी है धनवती, बड़ी पत्नी जो है धनवती, अब धनवती का जो बड़ा बेटा है भोजराज, ये खानवा के युद्ध में पराजित हो गया था। मीराबाई जो थी रणछोड़ जी के मंदिर की मूर्ति में समाहित हो जाती है चित्तौड़गढ़ किले में। रतन सिंह अगले राजा बने। इन रतन सिंह को इस कर्मावती का भाई था बूंदी के राजा सूरजमल हाड़ा, उस सूरजमल हाड़ा ने मार दिया और सूरजमल हाड़ा को रतन सिंह ने मार दिया। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट बताया था, सूरजमल हाड़ा ने रतन सिंह को मार दिया। रतन सिंह इसमें रतन सिंह मारे जाते हैं। उसके बाद कर्मावती का बेड़ा बेटा विक्रमादित्य अगला राजा बना। इस विक्रमादित्य की इस राणा सांगा का भाई था बड़ा पृथ्वीराज, जिसका दासी बेटा होता है बनवीर। ये कुंवर पृथ्वीराज का दासी का बेटा था बनवीर। ये बनवीर सोते हैं विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। उदय सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ा था तो उसमें पन्ना धाय जो होती है, उदय सिंह की धाय माँ कौन थी, पन्ना धाय। ये पन्ना धाय अपने बेटे चंदन का बलिदान दे करके उदय सिंह को बचा लेती है और उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा देती है और वहीं पर इसका राज्याभिषेक होता है। और पाली के राजा थे सोनगरा खीराज, उन्होंने अपनी पुत्री जयवंता बाई की जब ये वयस्क हुए तो उनकी वहां पर क्या कर दी थी, शादी कर दी थी। तो ये वही उदय सिंह है
है ये उदय सिंह का किसके साथ समयुद्ध होगा, तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के साथ दोस्तों इनका क्या होता है, युद्ध होता है। इतना हमने पढ़ा था उस हुमायूं वाली वीडियो में। तो मेवाड़ के राजा उदय सिंह के ऊपर अब कौन आक्रमण करने के लिए आया, अकबर आक्रमण करने के लिए आया। अकबर ने दोस्तों आक्रमण किया तो उदय सिंह के दो सेनापति हैं, एक सेनापति का नाम है जयमल राठौड़, एक सेनापति का नाम है जयमल राठौड़ और दूसरे इनके सेनापति है फतेह सिंह सिसोदिया, फतेह सिंह सिसोदिया। जयमल राठौड़ और दूसरे सेनापति हैं दोस्तों फतेह सिंह सिसोदिया। तो उदय सिंह जो था इसको कायर राजा भी कहा जाता है। जयमल राठौड़ और फतेह सिंह सिसोदिया जो है इन्होंने युद्ध किया, इन्होंने अकबर की सेना के साथ युद्ध किया और इनकी वीरता को देखते हुए जयमल राठौड़ फतेह सिंह सिसोदिया जो थे इनकी वीरता को देखते हुए अकबर ने जो है इन दोनों की हाथियों पर बैठे मूर्ति भी बनाई थी। बाद में इनको औरंगजेब के द्वारा तोड़ दिया गया था। तो 1567-68 में जो दोस्तों इन्होंने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। महाराणा थे उदय सिंह। अकबर जो है इनके ऊपर जब आक्रमण करने के लिए आता है, अकबर जब इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया तो उदय सिंह जो होता है दोस्तों ये कुंभलगढ़ चले जाते हैं अपने सेनापतियों को उदय मेवाड़ छोड़ चित्तौड़गढ़ को सौंप करके जयमल राठौड़ और फतेह सिंह सिसोदिया को। दोस्तों जयमल राठौड़ फतेह सिंह सिसोदिया वीरता से युद्ध में जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात्रि जब हुई तो ये अकबर अपने शिविर में बैठ गया और उधर चित्तौड़गढ़ किले में जयमल और फतेह सिंह सिसोदिया पहुंच गए। अकबर ने कूटनीति की। अकबर ने क्या किया, तोप से इनकी जो किले की दीवार थी, चित्तौड़गढ़ किले की दीवार थी वो ढा दी। तोप का गोला छोड़ा और उसमें चित्तौड़गढ़ की किले की दीवार जो वो ढह जाती है। उसके बाद जयमल राठौड़ जो है वो यहाँ पर कार्यभार संभालते हुए वो कार्य कराते हैं, मिस्त्रियों को या मजदूरों को लगाते हैं और किले की दीवार को फिर से मजबूती से बनवाते हैं। उसी समय क्या किया, जब अकबर ने देखा कि जयमल राठौड़ नियत्था खड़ा है और उसके आसपास कोई सैनिक भी नहीं है तो उसने क्या किया, इनके पैरों पर गोलियां चला दी। अकबर ने कूटनीति से जयमल राठौड़ के पैरों पर गोलियां चला दी जिससे जयमल राठौड़ को घायल हो जाते हैं। सुबह जब युद्ध हुआ तो जयमल राठौड़ जो था ये भी चाहता था कि मैं युद्ध में हिस्सा लूं। तब ये इसके पैर घायल थे, इस वजह से कह रहा था कि मैं भी युद्ध में हिस्सा लूं, लेकिन पैरों से अपंग हूं। तो मीराबाई का दोस्तों यहाँ पर एक भतीजा है जिसका नाम आता है वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ ये वही है जिसको 4 हाथों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये वीर कल्लाजी राठौड़ जो है ये जयमल राठौड़ को कहता है यदि आपको युद्ध में भाग लेना ही है तो मैं आपको अपने कंधे पर बैठाकर लेकर चलता हूं और आप युद्ध में भाग ले। तो वीर कल्लाजी राठौड़ ने इनको अपने कंधे पर उठाया, अपने दोनों हाथों में तलवार ली और दोनों हाथों में तलवार जयमल राठौड़ के हाथों में हुई। इसलिए 4 हाथों वाले देवता के रूप में वीर कल्लाजी राठौड़ को पूजा जाता है। यहाँ पर वीर कल्लाजी राठौड़ शहीद होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। जयमल राठौड़ वीरगति को प्राप्त होते हैं। फतेह सिंह सिसोदिया वीरगति को प्राप्त होते हैं। जैसे ही मेवाड़ के राजपूत सैनिक या सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए, जयमल राठौड़ की पत्नी थी जिनका नाम था फूल कंवर। इन फूल कंवर ने अग्नि में कूद करके जोहर किया। ये मेवाड़ का तीसरा साका होता है 1567-68 का। उस समय उदय सिंह जो थे कुंभलगढ़ दुर्ग में चले गए चित्तौड़गढ़ किले को छोड़ करके। तो इस प्रकार से दोबारा से यहाँ पर अकबर ने 1567 और 68 में क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ये पॉइंट था इनका। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध आया, दूसरा मालवा पे आक्रमण किया, तीसरा दोस्तों इन्होंने चुनार के ऊपर आक्रमण किया। फिर 1562 में ही इन्होंने जो था वो राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। उसके बाद इन्होंने गोंडवाना पे आक्रमण किया, फिर इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया दोस्तों। इसके बाद इनका जो अगला जो युद्ध आता है वो गुजरात पर आता है। गुजरात पर इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया 1572 में और पहली बार यहाँ पर समुद्र के दर्शन किए थे। अनेकों बार क्वेश्चन आया कौन से युद्ध के बाद इन्होंने सबसे पहले समुद्र का दर्शन किया था, गुजरात युद्ध के बाद। तो गुजरात में 1572 में इन्होंने यहाँ पर समुद्र के दर्शन किए थे। मुजफ्फर खां तृतीय यहाँ के राजा थे जिनको इन्होंने पराजित किया था। तो गुजरात विजय 1572 में कर ली। और दोस्तों 72 के बाद 1576 तक का जो समय आया था इसमें इन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और मेन जो इनके यहाँ पर सेना नायक के रूप में पहुंचे थे वो कौन थे, मान सिंह। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्रों पर मान सिंह जो होते हैं सेनापति के रूप में यहाँ पर जिनको 5000 की मनसबदारी प्राप्त थी यहाँ पर जीतते हुए जाते हैं 76 तक का समय। उसके बाद दोस्तों
1570 में इसने एक दरबार लगाया था, जिस दरबार का नाम था नागौर दरबार। नागौर दरबार अकबर ने 1570 में दरबार लगाया, नागौर दरबार। इस नागौर दरबार में लगभग सभी रियासतें आती हैं और अधीनता स्वीकार कर लेती है, लेकिन केवल 2 रियासत यहाँ पर अधीनता स्वीकार नहीं करती है। एक थी मेवाड़ रियासत, जिसके राणा उस समय उदय सिंह महाराणा थे, उदय सिंह राजा महाराणा उदय सिंह थे। और दूसरी दोस्तों एक थी मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत, अब मारवाड़ जो रियासत है इसके राजा थे राव चंद्रसेन। मारवाड़ रियासत के राजा थे राव चंद्रसेन। इन राव चंद्रसेन का एक छोटा भाई था जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। इसको मोटा राजा की उपाधि जो थी वो अकबर के द्वारा दी गई थी, मोटा राजा उदय सिंह। ये मोटा राजा उदय सिंह अपने भाई राव चंद्रसेन से नाराज होकर के अकबर की अधीनता में आ गया था। किसके अधीनता में आ गया था? अकबर की अधीनता में आ गया था। इस कारण से मोटा राजा उदय सिंह ने इसको बड़ा पद दिया। और जब राव चंद्रसेन नागौर दरबार में, मारवाड़ का राजा राव चंद्रसेन जब नागौर दरबार में उपस्थित हुआ तो अपने भाई को अपने से बड़ा पद दिए जाने के कारण ये उस बात से नाराज होते हैं और बिना अधीनता स्वीकार किए ही अकबर की स्वीकार किए ही यहाँ से वापिस मारवाड़ निकल जाते हैं। इसलिए इनको मारवाड़ का भूला भिसरा राजा कहा जाता है, भूला भिसरा राजा कहा जाता है। और जैसे महाराणा प्रताप ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की, ये भी अपने जीवन काल में कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए इनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। जैसे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में पराजित हो जाने के बाद जंगलों में रहते हुए या अपने छोटे छोटे किलों में रहते हुए उन्होंने अधिकार किया था और इसी प्रकार जंगल में भटकते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, वैसे ही इनको राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। तो अकबर ने 1570 में एक दरबार लगाया, नागौर दरबार, जिसमें लगभग सभी रियासतें आती और अकबर की अधीनता स्वीकार करती है। कौन सी रियासत जो यहाँ नहीं पहुंची थी? मेवाड़ रियासत। राजा कौन थे? उदय सिंह। साका हो चुका है 67-68 का। उसके बाद मारवाड़ का राजा था जो पहुंच तो जाता है लेकिन बिना अधीनता स्वीकार किए यहाँ से चला गया और जीवन भर अकबर के सैनिकों के साथ संघर्ष करता रहा। बाद में इसको भूला बिसर राजा, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये इनका 1570 का युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ? महाराणा उदय सिंह जो थे मेवाड़ के, इनकी 1572 में 28 फरवरी 1572 में इनकी होली वाले दिन क्या होगी? मृत्यु होगी। 28 फरवरी 1572 में होली वाले दिन इस महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। तो उदय सिंह का जो सबसे बड़ा बेटा था महाराणा प्रताप, ये योग्य थे, यही राजा बनना चाहिए थे, बड़े भी यही थे, लेकिन प्रताप जो ये उदय सिंह जो था अपनी सबसे छोटी रानी थी बटियानी रानी, इनसे ज्यादा प्रेम करते थे। और बटियानी रानी का जो बेटा था जिसका नाम था जगमाल सिंह, इसको अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करते हुए चले जाते हैं। तो अगला उत्तराधिकारी उदय सिंह के अकॉर्डिंग कौन बनना चाहिए? जगमाल सिंह बनना चाहिए। यही बाद में शक्ति सिंह के नाम से जाना जाएगा, जिसको अकबर के द्वारा इसका नाम दिया गया था, शक्ति सिंह। तो उदय सिंह की मृत्यु हुई 28 फरवरी 1572 को। गोगुंदा स्थान है उदयपुर में, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है, गोगुंदा में। और इनका जो उदय सिंह जो होता है अपने जीवन काल में ही बटियानी रानी के प्रभाव में आकर के महाराणा प्रताप को अगला राजा न बना करके जगमाल सिंह को अगला राजा घोषित कर जाते हैं। जब मेवाड़ के सरदारों को इस बात का पता चला कि वो तो अयोग्य है और योग्य इसमें महाराणा प्रताप है, तो मेवाड़ के सरदार जो होते हैं गोगुंदा में ही, जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था उदय सिंह का, वहीं पर इनका राज्य अभिषेक कर देते हैं 28 फरवरी 1572 को। अनेकों बार क्वेश्चन पूछेंगे तो महाराणा प्रताप अपना हल्दी घाटी के युद्ध में भी पढ़ेंगे। तो इनका बचपन का नाम कई बार सुना होगा आपने, किक्का है। इनके पास जो घोड़ा था उसके घोड़े का नाम था चेतक, चेतक इनका घोड़े का नाम है जी। महाराणा प्रताप जो है उदय सिंह के बाद अगले उत्तराधिकारी बने। इस बात से इनका भाई जगमाल सिंह नाराज हो गया और जगमाल सिंह नाराज होकर के अकबर की शरण में चला गया, जहां अकबर ने इसका नाम क्या रख दिया था? शक्ति सिंह दोस्तों इसका क्या कर दिया? नाम रख दिया था। इसके बाद दोस्तों ये महाराणा प्रताप जो है ये कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए, अपना गुलाम बनाने के लिए, अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने कई बार इनके ऊपर विजय अभियान भेजे, लेकिन हर बार ये क्या रहे? इसमें असफल रहे। पहला पॉइंट आता है महाराणा प्रताप को
महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए, अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने 4 दूत मंडल भेजे। अकबर ने 4 दूत मंडल भेजे। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, 4 दूत मंडल भेजे दोस्तों। पहला जो भेजा गया था उसका नाम है जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची। तो सबसे पहले अकबर ने महाराणा प्रताप के पास दूत बना करके भेजा जलाल खां कोरची को कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। 1572 में ये गए थे यहाँ पर अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। उसके बाद गए दोस्तों मानसिंह। वही मानसिंह है जो भारमल का पोता है, भगवंत दास का बेटा है, जिसने लगभग बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों को जीता था। अत्यधिक मात्रा में सोना चांदी इकट्ठा किया था और वो सोना चांदी जीत करके अकबर के राजकोष में जमा कराता था। मानसिंह गए। उसके बाद इनके पिता भगवंत दास ये वहाँ पहुँचते हैं अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए महाराणा प्रताप को। और लास्ट गए थे इसमें टोडरमल, ये यहाँ पर वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते थे। तो इन तीनों को इन्होंने भेजा था 1573 में और जलाल खां कोरची को भेजा था इसमें 1572 में। और यहाँ पर कभी भी अकबर की अधीनता महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं की और इन 4 दूत मंडलों को यहाँ से निराश होकर के ही वापस जाना पड़ा। और फिर वहाँ पर एक पॉइंट आता है मानसिंह का। मानसिंह ये वह राजपूत शासक है, यह वह राजपूत शासक है, या इसके जो दादा थे भारमल वो राजपूत है, जो पहले है जो इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ऐसा कहते हैं कि मानसिंह जो थे जब ये महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आए थे तो महाराणा प्रताप ने इनसे मुलाकात भी नहीं की, सीधे बात नहीं की और ज्वर का या बीमारी होने का इन्होंने बहाना लिया। जब मानसिंह को इस बात का पता चला तो इन्होंने कहा कि आप अभिमान में भरे पड़े हो और मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं, आपको युद्ध में मैं पराजित करूंगा। तो मानसिंह के नेतृत्व में अब अकबर एक युद्ध करेगा। अकबर ने एक सेना अभियान भेजा और उस युद्ध का मैदान का नाम आएगा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों। 4 दूत मंडल भेजे जिसमें से अपमान किसका किया गया था 1573 में मानसिंह का किया गया। मानसिंह अपने अपमान का बदला लेने के लिए, क्योंकि महाराणा प्रताप ने इससे मिले भी नहीं, मुलाकात भी नहीं की, उनको अहंकारी बताएगा, युद्ध करने मिलने के लिए इन्होंने चुनौती दी थी। उसके बाद दोस्तों आएगा हल्दी घाटी का युद्ध। इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये जो मुगल वंश चैप्टर जो है ये अकबर का, इसको अपन 2 पार्टों में करेंगे। पहला पॉइंट है अकबर के युद्ध वगैरह का, इसमें हल्दी घाटी का युद्ध बचाया, फिर इसके जो भी शासन व्यवस्थाएं थी उसको और इसके जो नवरत्न थे उसको अपन आगे वाले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।